अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो स्टार्ट करने लगे हैं वो आपके बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नेम है एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन के नतीजे में कितनी एनर्जी जो है वो बेसिकली जनरेट होती है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि फिर आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने में यूज़ होती है। तो कितने ATP के मॉलिक्यूल हैं जो कि जनरेट होते हैं? मोस्टली 36 से 38 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन की बात हो रही है, जिसमें कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, जिसमें कि ग्लूकोज जब पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसे 2 ATP मोस्टली जनरेट होते हैं। मगर हम जो आमतौर पे हम नॉर्मल एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं उसके नतीजे में 36 ATP बनते हैं। ठीक है, एक फ्लो शीट आपकी बुक में दी हुई है, बस वही आपने याद करनी है। थोड़ा सा ईजी वे बताऊँगी कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। देखिए बेटा, हमारे पास जो कुछ एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी एक एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास NADH जो है एनिमल्स की बॉडी में, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी हमारे पास एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, अपने हाइड्रोजन देता है। इसी तरह हमारे पास FADH2, ये सारे एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन देते हैं अपने आइंस और फिर एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। अब NADH जो होता है, याद रखना है आप लोगों ने, हमेशा कितने ATP जनरेट करता है? 3 ATP जनरेट करेगा। और जो FADH2 है वो 2 ATP जनरेट करेगा। बस ये आपने याद रखना है। आपके बुक में थोड़ा सा मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NAD जो है वो 3 ATP देता है, ग्लाइकोलिसिस में देता है। आप बस आसानी के लिए याद करो कि NAD जो है ये कितने ATP जनरेट करता है? 3 ATP। और FADH2 जो है ये 2 ATP जनरेट करेगा। अब हम लोग ड्रॉ करने लगे हैं एक फ्लो शीट सी, जो एक स्केच में आपको बताने लगी हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास, आप लोगों को पता है, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता के आई हूँ कि जो रिस्पायरेशन है वो 3 स्टेप्स में होती है: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? हमारे पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है जी पायरोबिक एसिड में। ठीक है, और पायरोबिक एसिड फिर एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसमें एक कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल ऐड होता है। ये मेरी लास्ट वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस करके आए हैं। और ये एसिटाइल CoA एक साइकिल में एंटर हो जाता है, जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ पे चली वो वहीं पे वापस, ये देखें ये एरो के निशान इस तरफ चल रहे हैं, इसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये एक ओवरऑल रिस्पायरेशन की एक, क्या कहना चाहिए, एक इक्वेशन है या एक जनरल व्यू है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी बुक में यहाँ पर करके मेंशन है। ओके, ग्लूकोज जब पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास कितने NADH के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं? 2 NADH के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। ठीक है, पायरोबिक एसिड जब एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है तब भी 2 NADH के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें हमारे पास 6 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 जो हैं वो FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, देखो यार, अभी मैं आपको दोबारा भी एक तो समझाती भी हूँ क्या हो रहा है हमारे पास ओवरऑल। और यहाँ पर ये हो रहा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब 2 NAD बना रहा है तो 2 ATP मॉलिक्यूल भी जनरेट कर रहा होता है। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 ATP वैसे भी जनरेट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 ATP जनरेट हो गए, 2 NADH मॉलिक्यूल बने। फिर पायरोबिक एसिड जब एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है तब 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में टोटल 6 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 FADH। और क्रेब्स साइकिल के अंदर भी 2 ATP जो हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, बनते हैं। अच्छा, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा हुआ है ETC, इसी तरीके से बना लीजिए। उन्होंने एरो इस तरह दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने टोटल काउंट करने हैं कि अगर 2 NADH बन रहे हैं तो ATP कितने बन रहे हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। 6 FAD, फाइनली इस तरह ही थोड़ी सी हमें लाइन इस तरह इसको करना चाहिए था। ठीक है, इस तरह सीधी ज़रा कर लीजिएगा। ओके, देखिए बेटा, 2 NADH मॉलिक्यूल बन रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया है कि एक NADH का मॉलिक्यूल कितने ATP देता है? 3 ATP देता है। और FADH का मॉलिक्यूल जो होता है वो जो होता है वो 2 ATP देता है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, अगर 2 NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं
तो हमारे पास क्या होना टोटल कितने, अब देखिए 3 ATP जनरेट करता है ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 3 6, होने तो 6 चाहिए थे मगर क्योंकि 2 ATP जो होते हैं वो आप समझो कि ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो टोटल 4 ATP पहले वाले स्टेप में जो होता है वो 4 ATP जो होता है वो जनरेट होता है। या आप अपनी आसानी के लिए याद कर लो कि टोटल बनने तो 6 चाहिए थे मगर 2 जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो गए हैं, तो 4 ATP हैं। अब उसके बाद पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल CoA बनता है तो जो NADH के मॉलिक्यूल हैं, टोटल 2 NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्योंकि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP है तो 2 कितने देंगे, 6 देंगे, 2 3 6 हो जाता है, 6 ATP जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद 6 NADH के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर 6 NADH को मल्टीप्लाई किया जाए 3 से तो कितने आ जाते हैं हमारे पास, 18 ATP जो होता है यहाँ पर जनरेट होते हैं। और FADH का मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, तो 2 अगर FADH हैं तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 4 ATP। ठीक है, अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे, ये देखिए 4 6 18 4 2 ये और 2 ये, टोटल काउंट किए थे देखिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, टोटल हमारे पास जो ATP हैं वो कितने बनते हैं, 36 ATP जो हैं वो रिस्पायरेशन के नतीजे में जनरेट होते हैं। इस तरीके से याद करोगे कि थोड़ा सा मैं अगर मैं एरो पीछे करती तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाती। देखें, अब ये जो आप लोगों ने NADH याद करने हैं, पहले तो आप लोगों ने ये फ्लो शीट याद करनी है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ और एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में एंटर हो गया, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो ETC की बस। उसके बाद ग्लूकोज से 2, अब आपने ये इस तरीके से याद करना है कि पूरे इस स्केच में 6 एक ही जगह पे, बाकी सारी जगह पे 2 2 है, बस आप लोगों को याद हो जाएगा 2 NADH यहाँ पे बने, 2 NADH यहाँ पे बने, सिर्फ एक क्रेब्स साइकिल में 6 बनते हैं, बाकी FADH भी जो है वो 2 ही बनते हैं, बस ये याद रखना है। स्टार्ट में तीनों दफ़ा जो है वो NADH पहले आ रहा है, ये याद कर लीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में जो है वो FADH2 आ रहा है। बाकी सिर्फ ये है कि आपने ये याद करना है कि एक जगह पे 6 NADH मॉलिक्यूल है, बाकी पूरे साइकिल में ओवरऑल 2 2 ही है। ठीक है, तो 2 NADH मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो टोटल इनको 6 ATP देने चाहिए, मगर 2 ATP यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, तो ये मतलब वो बनाना उन्होंने ATP ही है। फिर पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल CoA बनता है तो 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल 3 देता है तो 2 कितने देंगे, 6 ATP। इसी तरह जब 6 NADH मॉलिक्यूल है तो अगर एक मॉलिक्यूल 3 देता है तो जो 6 मॉलिक्यूल है वो 18 ATP देंगे, और एक FADH का मॉलिक्यूल FADH2 का 2 ATP देता है, तो 2 कितने देंगे, 4। तो टोटल काउंट कीजिए, और 2 ATP वैसे क्रेब्स साइकिल में बनते भी हैं और 2 यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, तो टोटल ATP 36 ATP जनरेट होते हैं। तो ATP के मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा हैं, ये जितनी एनर्जी बनती जाती है वो फिर बॉडी में स्टोर होती जाती है, फिर जब ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ATP एनर्जी करेंसी है, जब बॉडी की ज़रूरत होती है तो फिर वो बॉडी उसको रिलीज़ कर देती है। यही आज का टॉपिक है, इजी वे में थोड़ा सा आप लोगों को करवाया, याद करवाने के लिए बता रही हूँ। 3 दफ़ा NADH याद रखना पहले आते हैं और FADH लास्ट में आता है, प्लस 2 का फिगर ज़्यादा है, 6 एक ही जगह पे आ रहा है, बस ये अगर आप लोग याद कर लोगे थोड़ा सा, तो क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें आपको मेमोराइज़ ही करना पड़ेगा तो हो जाएगा आपको टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।